नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का। तो इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार चुनाव के ऐलान से पहले सौगातों की बारिश, पीएम से लेकर सीएम तक कर रहे हैं परियोजनाओं का शिलान्यास। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सितंबर में योजनाओं की बारिश ने चुनावी वैतरणी में लहरें पैदा कर दी हैं। लॉकडाउन में सुस्त पड़ी राजनीतिक गतिविधियां अब कोसी और गंगा के कछाड़ों पर उतरने लगी हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसी के साथ चुनाव दर चुनाव बिहार को घोषणाओं की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री भी इस बार बिहार के लिए कई घोषणाओं का पिटारा लेकर आए हैं। मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटती कोसी नदी के ऊपर पुल बना दिया गया है। रेल की पटरियों पर मिथिलांचल दौड़ने लगा है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु की सौगात बिहार को दी है, जो कि 516 करोड़ की लागत से बने इस पुल ने मिथिलांचल के 2 हिस्सों को जोड़ दिया है। 15 सितंबर को पीएम मोदी ने पटना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया था। इसी दिन अमृत योजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। 15 सितंबर को ही पीएम मोदी ने नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी ऐलान किया। इसी योजना के तहत बिहार के 12 लाख परिवारों को शुद्ध पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 10 से 18 सितंबर तक बिहार में शिलान्यास और उद्घाटनों का उत्सवी माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ता लोगों को इसके फायदे समझाने में अभी से जुट गए हैं, लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए जिस स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था उसका क्या हुआ। इतना ही नहीं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों की याद भी विपक्ष दिला रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या आपके इलाके के नेता भी ऐसा ही करते हैं, वादा करने के बाद उसे पूरा नहीं करते हैं? तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन, डेरेक और संजय सिंह समेत 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल की घटना से नाराज दिखे। उन्होंने हंगामा करने वाले 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। सभापति ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान कहा था कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत ही खराब दिन था और कुछ सदस्य सदन के बेल तक आ गए थे। उप सभापति के साथ धक्का मुक्की भी की गई थी। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंक दिया था, माइक को तोड़ दिया था, रूल बुक को भी फेंक दिया गया था। सभापति ने कहा कि इस घटना से मैं बेहद ही दुखी हूं। उप सभापति को धमकी भी दी गई थी और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि घटना से आहत सभापति ने विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साटव और डोला सिंह हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सभापति ने कहा कि उप सभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं है। सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में आज से खुल रहे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, लेकिन नहीं लगेंगी क्लासेस। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में स्कूल और कॉलेजों को 21 सितंबर से खोलने की बात कही गई थी। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कुछ राज्य आज से स्कूल और कॉलेजों को खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हालांकि नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल इस महीने के आखिर तक बंद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल ही खोले जाएंगे और इसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट, टीचर या फिर स्कूल के अन्य स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। सभी टीचर्स के स्कूल आना अनिवार्य कर दिया गया है। टीचर्स अब स्कूल से ही ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें कि स्कूल को खोलने और बंद करने के बाद अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल में स्टूडेंट्स और अन्य स्टाफ में आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। चेहरे को फेस कवर या फिर मास्क से ढककर रखना होगा। हाथों को बार बार साबुन से धोना होगा या फिर सैनिटाइज करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अभी अपने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। दोस्तों ऐसे में सवाल अब ये है कि अगर स्कूल खुल जाएंगे तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि छठ पर बिहार वासियों को बड़ा तोहफा, आज चलाएगा रेलवे 10 जोड़ी क्लोन ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना बंदी के बाद अब रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों को पटरी पर वापस ला रहा है। इसी कड़ी में बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से आज से 10 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अब बिहार के लोग आसानी से छठ जैसे महापर्व में अपने घर आ जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार ये ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। इनके लिए अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिन की रखी गई है तथा इसका किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने बताया
बताया कि इन ट्रेनों के अलावा मध्य पूर्व रेलवे से गुजरने वाली 2 अन्य क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रूस को अपनी ही वैक्सीन पर नहीं है भरोसा, लोगों को नहीं दे रहा टीका। दोस्तों आपको बता दें कि 11 अगस्त को रूस ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। कई देशों ने बिना ट्रायल पूरा किए गए इस लॉन्च पर वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, लेकिन रूस ने सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि अब रूस को भी एहसास हो गया है कि उसने जल्दबाजी में वैक्सीन लॉन्च कर दी है। इस वैक्सीन को लेकर रूस की तरफ से दावा किया गया था कि ये लोगों में एंटीबॉडीज बनाने में सफल रही है और इसे जल्द ही आम लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और पर्याप्त मात्रा में इसकी डोज भी नहीं तैयार की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों और हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के अलावा यहाँ बड़ी आबादी को ये वैक्सीन नहीं दी गई है। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस धीमे टीकाकरण अभियान की वजह वैक्सीन की सीमित उत्पादन या फिर अप्रमाणित वैक्सीन को बड़ी आबादी पर देने से पहले एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। दोस्तों जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से पूरे विश्व में फैल रही है, ऐसे में तो एक उम्मीद कोरोना की वैक्सीन ही है। अगर वैक्सीन बन जाती है तो इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला, बिहार की खुशहाली के लिए इस खरपतवार को उखाड़ फेंके। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि बीजेपी नीति नीतीश सरकार बिहार के लिए खरपतवार बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने प्रदेश के लोगों से नीतीश सरकार को बाहर करने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा कि बिहार की खुशहाली और बेहतरी के लिए अब की बार इस खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी बिहार में फलदायक किसानी, रोजगार और उद्योगों की अच्छी फसल लहराएगी। जय किसान, जय बिहार, जय भारत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद किया है जिसमें रविवार को 2 कृषि बिलों को मंजूरी दी गई थी। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ बिहार में 25 सितंबर को आंदोलन भी करने की चेतावनी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ना तो इंटरनेट बैंकिंग है और ना ही पेटीएम अकाउंट है, फिर भी बैंक से कट जाएगा पैसा, ओटीपी या मैसेज भी नहीं आएगा। ये है नया बैंकिंग फ्रॉड। ध्यान से देखिए, हो सकता है कि बैंक की ओर से आपको ओटीपी ना आए। कई बार में आपके बैंक खाते से पेटीएम के जरिए पैसे कट जाएं। आप इसकी शिकायत लेकर बैंक के पास जाएंगे तो बैंक कहेगा गलती आपकी है। बैंक ये भी कहेगा कि आपने खुद किसी को इसके लिए कहा है और आपने पूरा बैंकिंग डिटेल उसे दे दिया है। यस बैंक के एक खाता धारक की कहानी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई के शहाब शेख को अचानक ही सुबह के 3 बजे यस बैंक से फोन आता है। फोन करने वाला कहता है कि आपने पेटीएम के जरिए बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर किए हैं। शहाब शेख सुनकर दंग रह जाते हैं। उनका कहना है कि उनके पास ना तो पेटीएम अकाउंट है और ना ही इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग वो करते हैं। ऐसे में बैंक खाते से पेटीएम में पैसा कैसे ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शहाब शेख ने उसके बाद फोन मैसेज चेक किया तो ना तो कोई ओटीपी है, ना ही कोई बैलेंस से संबंधित मैसेज। उनके खाते से 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक 11 बार पेटीएम के खाते में पैसे भेजे गए हैं। कुल 42,368 रुपए भेजे गए हैं। 6 दिन में 11 ट्रांजैक्शन और कोई मैसेज नहीं। शहाब कहते हैं कि जब फोन आया तो बैंक कर्मचारी ने कहा कि उन्हें शक है कि कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसलिए कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। यानी कि बैंक को ये पता था कि ये फ्रॉड है, तो फिर ग्राहक की गलती कैसे हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल इस तरह की घटना अकेले यस बैंक या फिर शहाब के साथ नहीं हो सकती। आपका भी खाता किसी भी बैंक में हो, आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। बैंकिंग फ्रॉड में आजकल नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आरबीआई हमेशा इस बारे में सावधान करता है। उसके कैंपेन में फ्रॉड से बचने के तरीके बताए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम भी आपको बता दें कि किसी भी हालत में अपने किसी भी दोस्त को क्रेडिट या डेबिट कार्ड की कोई भी डिटेल्स ना दें। किसी भी पब्लिक वाईफाई या फिर इंटरनेट नेटवर्क से अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें। बैंकिंग खाते को हमेशा मोबाइल नंबर के साथ अपडेट रखें। बैंकिंग डिटेल्स जैसे डेबिट कार्ड की सीवीवी या नंबर या फिर पिन मोबाइल में रखें। इन चीजों का ध्यान रखकर आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है कोविड-19, वापस पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। भले ही भारत समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन लोगों को उम्मीद मजबूत हुई है कि अब ये महामारी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। सरकार की तरफ से अनलॉक 4 की घोषणा के बाद ज्यादातर दफ्तर, संस्थान और प्रतिष्ठान अब खुल गए हैं और वहां उपस्थिति भी बढ़ गई है। 5 महीने पहले कोरोना के कारण गांव और घर का रुख करने वाले प्रवासी कामगार अब काम पर लौटने लगे हैं। लोगों की
की मांग बढ़ने के कारण अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की खपत में वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ने लगी है। यूं कहें कि जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से प्रवासी कामगारों ने अपने गाँव घर का रुख कर लिया था। उद्योग धंधों में कामकाज की शुरुआत के साथ ही अब प्रवासी कामगार लौटने लगे हैं और आलम यह है कि भुवनेश्वर अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन में 23 सितंबर तक कोई जगह नहीं है। सितंबर के पहले पखवाड़े में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साल सितंबर के शुरुआती 7 दिनों में 6.12 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात किया गया, जो कि पिछले वर्ष सामान्य अवधि के मुकाबले में 13.35% अधिक है। 18 से 14 सितंबर के दौरान 6.88 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। ये पिछले साल से समान अवधि के मुकाबले 10.73% ज्यादा है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में भी महामारी तेजी से बढ़ रही है, उसके बावजूद भी अब अनलॉक 4 के तहत काफी चीजों को खोल दिया गया है। ऐसे में क्या आपके राज्य की स्थिति है, यानी कि आपके राज्य में भी क्या दुकानों को और ऑफिसेज को खोल दिया गया है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण का आधार बनेगा राशन कार्ड। कैबिनेट की बैठक में लिया गया ये फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण के लिए राशन कार्ड को आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वेक्षण के लिए गठित पटेल कमीशन को यही डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य में जातिगत आरक्षण में की गई बढ़ोतरी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड के डेटाबेस को ही आधार बनाते हुए पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में इसके आरक्षण के लिए डेटा तैयार किया जाएगा, ताकि वर्गवार छूटे हुए लोगों का भी डेटा एकत्र हो सके और इस डेटा का ग्राम सभा और नागरिक निकाय की वार्ड सभाओं में अनुमोदन भी कराया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अकाली दल का भाजपा से गठजोड़ टूटना तय, रस्मी ऐलान बाकी। दोस्तों आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल का भाजपा के साथ गठजोड़ टूटना अब ये तय माना जा रहा है। इसमें सिर्फ रस्मी ऐलान ही बाकी रह गया है, जो 25 सितंबर को हो रही शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी में किया जा सकता है। चाहे मोदी सरकार में इस्तीफा देते समय खुद हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया था कि एनडीए में वे बने रहेंगे और सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, परंतु पिछले कुछ 2 दिनों से सुखबीर बादल के तेवरों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, जबकि पार्टी के अन्य सीनियर नेता तो पहले से ही गठजोड़ तोड़ने के पक्ष में है और कुछ सीनियर नेता तो सार्वजनिक तौर पर बयान भी दे चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने कल ही ऐलान कर दिया था कि जब तक कृषि बिल जो पास करवाए हुए हैं वो रद्द नहीं होते, तब तक अकाली दल केंद्र सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। आज इससे एक कदम और आगे उठाते हुए सुखबीर बादल ने आज राज्यसभा में घटे घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति को इन बिलों की मंजूरी न देने के लिए कहा और खुद मिलने का समय भी मांगा है। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव बोले भाजपा ने कृषि बिल नहीं अपना पतन पत्र पारित कराया है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से संबंधित 2 बिल ध्वनि मत से पारित हो गए। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर कोसा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों और विपक्ष की आवाज की गला दबा दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के लिए भारत की 2/3 जनसंख्या को भाजपा ने धोखा दिया है। लोकतांत्रिक कपट पर भाजपा ने कृषि बिल नहीं अपना पतन पत्र पारित करवाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आरजेडी नेता का बड़ा खुलासा, लालू यादव की झारखंड जेल में मौत, जब चाहते हैं करते हैं फोन पर बात, इससे राजनीति गरमाई। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल की सजा के दौरान रांची के रिम्स अस्पताल में मौज है। वे जो चाहे करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के ही एक नेता कह रहे हैं। नेता भी ऐसा जिसके लिए खुद लालू के बेटे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके साथ है। घटना उजागर होने के बाद सत्ता पक्ष हमलावर है और आरजेडी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि गया के आरजेडी नेता कमलेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे कहते पाए गए हैं कि उनसे लालू प्रसाद यादव जेल से रोज बात करते हैं। कमलेश के अनुसार लालू फोन करके कार्यक्रमों की तस्वीरें मांगते हैं, उन्हें कार्यक्रमों की तस्वीरें भेजी जाती हैं, वे फोन पर बाहर के लोगों से संपर्क में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू के फोन पर बाहरी दुनिया से संपर्क के आरजेडी नेता के खुलासे के बाद
बाद राजनीति अब गर्म हो गई है। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि लालू आदतन अपराधी हैं और 420 हैं। जिस व्यक्ति से उनकी बातचीत सामने आई है वह बड़ा ठेकेदार है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लालू को जेल नहीं ऐशगाह में रखा है, जहां उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का ऐलान, किसान विरोधी बिल का सड़क से सदन तक करेंगे विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी यानी कि आपके अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार किसानों का दुख दर्द सुनने के बजाय पूरे कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की साजिश कर रही है, जिसका सड़क से संसद तक विरोध किया जाएगा। सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी इस किसान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मालदीव में भारत ने उठाया ये बड़ा कदम, बढ़ सकती है चीन की बेचैनी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने रविवार को मालदीव सरकार को $25 करोड़ का कर्ज दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और मालदीव भी इससे अछूता नहीं रहा। इस आर्थिक संकट की घड़ी में भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता दी है। भारत के इस कदम को चीन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मालदीव में चीन का निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ के विदेशी कर्ज में करीबन 70% हिस्सा चीन का है। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है, इसलिए भारत के लिए मालदीव में चीन के इस दबदबे को कम करना जरूरी हो गया है। भारत की आर्थिक मदद को लेकर शुक्रिया अदा करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोहिल ने ट्विटर पर लिखा, जब भी मालदीव को एक दोस्त की मदद की जरूरत होती है, भारत ऐसे मौके पर सामने आता है। पीएम मोदी सरकार और भारत के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने आज $25 करोड़ की मदद करके पड़ोसी होने की भावना और उदारता दिखाई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अमेरिकी जज ने चीनी ऐप वीचैट पर बैन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगाई, पहले की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे यूजर। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की एक अदालत ने चीनी ऐप वीचैट पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दी है। सैन फ्रांसिस्को की अदालत के जज लॉरेन बीलर ने कहा कि यह बैन संविधान के पहले संशोधन और फ्री स्पीच गारंटी के संबंध में गंभीर सवाल पैदा करता है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वीचैट पर बैन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे। ये बैन 20 सितंबर से लागू होना था। अदालत के इस फैसले के बाद यूजर पहले की तरह ही वीचैट का इस्तेमाल करते रहेंगे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने वीचैट को ऐप स्टोर से हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश में कहा गया था कि वीचैट यूजर्स का डेटा चीनी सरकार को उपलब्ध कराती है। हालांकि वीचैट और चीन ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी घाट पर भीषण बारिश दर्ज की गई है। विशेष रूप से तटीय कर्नाटक और केरल के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के कुछ भागों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और दक्षिणी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर बारिश हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, दक्षिणी कोंकण और गोवा के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर, जबकि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।